क्लास 9th का जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस वैलिड है वो हम लोग सारे ही टेकअप करने वाले हैं। बेसिकली पिछले साल का और इस साल का सिलेबस अगर कंपेयर किया जाए तो मूल कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से रिमूव हो गया हुआ है, क्लास 9th के सिलेबस से जो है वो रिमूव हो गया है। तो मूल कॉन्सेप्ट के अलावा जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो आज मैं एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ जो है वो हम लोग समझाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सीरीज इसकी ऑलरेडी जो है वो ऑन द वे है। एनसीईआरटी में पूरी सॉल्व कर चुका हूं, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए पहला सवाल जो है वो इसका हम लोग पढ़ते हैं और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, एटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम लोग एमसीक्यूज जो है वो कर रहे हैं। नॉट पढ़ना कई बार बच्चे भूल जाते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ए लाइन पढ़ रहे हैं, सोचते हैं सही है और सही है तो टिक कर देते हैं और काम खत्म हो जाता है, और वहां पे मिस्टेक जो है वो होने के काफी सारे चांसेस हो जाते हैं। तो आपको सारी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से बहुत प्यार से जो है वो पढ़नी है। तो यहां पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी इसमें से सही नहीं है। Atoms are not able to exist independently. Atoms are basic units from which molecules and ions are formed. ये तो एकदम सही है, ठीक है। Atoms are always neutral in nature, ये भी एकदम सही है। Atoms aggregate in large number to form matter. सारे एटम्स बहुत सारे लार्ज नंबर में इकट्ठे होते हैं, जैसे मान लो ये गोल्ड का है या ये प्लास्टिक का है, सारे एटम्स इसके इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म एग्रीगेट करते हैं, मैटर जो है वो बना रहे हैं जिसको हम फील और टच कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो फर्स्ट पॉइंट पे हो रही है, एटम्स जो है वो एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एटम रिएक्टिव होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता मेजॉरिटी केसेस के अंदर, इसलिए एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल नहीं होता। तो रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर रॉन्ग हम लोगों के पास जो है वो हो जाती है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखो कहीं पे भी नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, नाइट्रोजन एटम का जो केमिकल सिंबल होता है वो N होता है, और नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 की फॉर्म में जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। कहीं पे भी नाइट्रोजन गैस आ रहा है इसका मतलब वो N2 आपको जो है वो लेना है, पॉजिटिव खाली नाइट्रोजन। और ये तो निकल का सिंबल है हम लोगों के पास, ये तो बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है नाइट्रोजन से। ये नहीं है कि Ni देखा और यहां पे Ni देखा, दिस इज फॉर, ये हम लोगों के पास किसके लिए है, निकल एटम के लिए जो है वो सिंबल होता है। तो नाइट्रोजन के लिए ये भी बिल्कुल गलत है, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक कौन सी गैस है यहां पे मैं बता देता हूं। ये हम लोगों के पास एक डाई एटॉमिक का मतलब क्या है कि इसकी एटॉमिसिटी 2 है, मतलब दो एटम्स इसके एक साथ जो है वो कंबाइन करेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम। देखो सोडियम का केमिकल फॉर्मूला है कैपिटल N स्मॉल a। ये हम लोगों के पास सोडियम का फॉर्मूला है। ये बिल्कुल भी नहीं टिक करना, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम लोगों के पास कैपिटल होता है, सेकंड लेटर जो है वो अपने को स्मॉल लिखना है, और ये इसका सिंबल जो है वो हो जाएगा, ये SO इसका सिंबल नहीं होता, SD भी इसका सिंबल जो है वो नहीं होता। काफी कंफ्यूजन इसके अंदर कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली व्हेन द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर फिजिकल चेंज अपने को जो है वो लेके आना है, फर्स्ट लाइन का मतलब है अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट में जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है, लिक्विड से मुझे गैस में चेंज करना है, तो मेरे को क्या करना होगा, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, when energy is either given or taken out from the system without any change in the energy। देखो 10th के लेवल पे 9th के लेवल पे अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो इन्होंने एक चीज बोल रखी है, जैसे मान लो आपके पास जो है वो हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर वाटर को मैं एनर्जी दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएगा, हम लोगों के पास वाटर की ही जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये तो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है कैसे, हीट गेन करके। अगर मैं यहीं से हीट निकाल लूं तो लॉस करके हीट का, लॉस ऑफ हीट करके जो है ये किस में चेंज होने की टेंडेंसी रखता है, आइस में चेंज होने की टेंडेंसी रखता है, जो कि एक सॉलिड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब स्टेट चेंज होना मींस या तो एनर्जी का गेन होना है
या ही एनर्जी का जो है वो लूज होना है। अब विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी जो है ये टर्म थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास लेटर स्टेजेस के अंदर कुछ ऐसे एडिएबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, एडिएबैटिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी हीट चेंजेस जो है वो नहीं टेक प्लेस करते हैं, फिर भी जो है वो सब्सटेंस की प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज करके ही हम लोग जो है वो स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये 9th लेवल पे आपको टिक नहीं करना, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस्ड फिजिक्स की बात करें तो वो पॉसिबल है कि अगर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं और बाकी चीजें जो है वो हम लोग कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो हीट गेन और लॉस नहीं होता, तब भी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है। वैसे इसका 9th लेवल पे जो सही आंसर बनता है वो हम लोगों के पास सी पार्ट जो है वो बनता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, इस पे आ जाते हैं। Which of the following correctly represents the chemical formula? शॉर्ट आंसर्स हमने शुरू कर दिए। देखो कैल्शियम की अगर बात की जाए तो मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और क्लोरीन की बात की जाए, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये Z हो गया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2882 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 287 है। वैलेंसी की बात की जाए तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो कैल्शियम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला इज CaCl2 जो है वो इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिस्मिथ है, ये Bi हम लोगों के पास है, और ये जो है वो फॉस्फेट आयन है। फॉस्फेट आयन पे याद रखो 3 नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास होता है। 9th लेवल पे कई बार ये बिस्मिथ एलिमेंट का जिक्र जो है वो पहले बुक्स के अंदर नहीं कर रखा गया, तो ये याद रखो कि इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो हम लोगों के पास 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पे चार्ज 3 और यहां पे चार्ज भी 3, अगर कॉमन सिंपलेस्ट रेशियो देखी जाए तो ये 1:1 हो गया, और हम लोगों के पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो BiPO4 जो है वो बन जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये भी गलत था तो इसको हमने गलत जो है वो कर दिया। सोडियम सल्फेट की बात की जाए तो ये सोडियम हो गया, और ये हम लोगों के पास जो है वो सल्फेट हो गया। सल्फेट पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव, सोडियम पे चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 विच इज 2,8,1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और हम लोगों के पास जो कंपाउंड बनेगा वो Na2SO4 बनेगा, ना कि NaSO4, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लोग सोडियम की बात करें और सल्फर की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी जो है वो 2 है। सोडियम की वैलेंसी 1 क्यों है मैंने समझा दिया, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, तो 286, तो सल्फर की वैलेंसी, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो सल्फर की वैलेंसी 2 होगी। तो अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो यहां पे फॉर्मूला होगा Na2S जो है वो हम लोगों के पास इसका फॉर्मूला होगा। तो ये भी गलत था, ये सही था, ये और ये तीनों जो है वो हम लोगों के पास रॉन्ग आंसर्स जो है वो थे। मैं जूम कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। अब एक एक करके सारे पार्ट्स जो है वो हम लोग आंसर करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट जो है वो देखते हैं, कॉपर 2 ब्रोमाइड। देखो कॉपर और ब्रोमीन ये 2 आयन्स हैं, इसने बोल दिया है कि कॉपर 2 है। कॉपर 2 से मतलब क्या है कि कॉपर की वैलेंसी 2 आपको जो है वो लेनी है, और ब्रोमीन की वैलेंसी जो है ना, एक चीज आप याद रखो, फ्लोरीन के ऊपर भी, क्लोरीन के ऊपर भी, ब्रोमीन के ऊपर भी, और इवन आयोडीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इसकी वैलेंसी आपको 1 लेनी है, तो यहां पे इसकी वैलेंसी 1 लेनी है, तो यहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको मैंने बता दिया। और फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा, फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, ये हम लोगों के पास हो गया CuBr2। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो हो गया। बी पार्ट हम लोगों के पास क्या बोलता है, एल्यूमिनियम की 3 लेनी है और नाइट्रेट जो है वो साथ में है, तो एल्यूमिनियम है और नाइट्रेट हम लोगों के पास क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है। तो इस पे 1 है और इस पे चार्ज 3 लेना है, और ये ऐसे और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। हम लोगों के पास जो फॉर्मूला बनेगा वो AlNO3 थ्राइस जो है वो फॉर्म होगा। ये हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है वो बन रहा है। उसके बाद सी पार्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक है हमारे पास कैल्शियम
फॉस्फेट का फॉर्मूला ये रहता है हम लोगों के पास, फॉस्फेट आयन जो है इस पे 3 चार्ज है, कैल्शियम पे 2 चार्ज है, और अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए हमारे पास तो Ca3 और साथ में हम लोगों के पास PO4 ट्वाइस जो है वो इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पहले 3 पार्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स पे मूव कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लें, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। चलो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं। यहां पे लिखा है आयरन 3, आयरन का सिंबल है Fe, वैलेंसी इसकी आपको 3 लेनी है। सल्फाइड होता है सल्फर फैमिली का, इस पे चार्ज जो है वो 2 हमारे पास रहता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होगा, Fe2S3 जो है वो होगा। सल्फाइड सल्फर फैमिली से है, तो मैं एक बार इसका बता देता हूं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 16 है, तो ये पहले भी मैंने अभी बताया आपको 286 रहेगा, तो +-2 जो है वो सल्फर के ऊपर चार्ज रहने वाला है, तो -2 चार्ज फॉर्मूला हमारे पास ये जो है वो बनेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है, और हम लोग ई पार्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं। मर्करी 2 क्लोराइड, मर्करी का सिंबल होता है याद रखो Hg, और यहाँ पे क्लोरीन गिवन है, यहाँ पे देखो 2 गिवन है, तो मर्करी की वैलेंसी 2 लेनी है, क्लोरीन की 1 है, क्रॉस कर दो तो ये बन जाएगा Hg1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो HgCl2 जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे F पार्ट की। मैग्नीशियम जो है वो उसकी वैलेंसी आपको 2 लेनी है, और एसीटेट है, एसीटेट हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप है, COO नेगेटिव, मतलब इस पे चार्ज है 1, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। एसीटेट ग्रुप को केमिस्ट्री के अंदर ना एक चीज आप याद रखो, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम लोग, तो ये CH3COO नेगेटिव, साथ में नॉट नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव के बाद ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, और साथ ही हम लोगों के पास मैग्नीशियम जो है वो हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई, और ये ऐसे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इस तरह के आयंस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। हम लोग मेटल्स को यूजुअली कंपाउंड के अंदर राइट साइड पे लिखने की प्रैक्टिस जो है वो हम लोगों की रहती है, कार्बन को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है वो मैग्नीशियम यहाँ पे राइट पे लिखना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, मतलब कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं, मतलब दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू इन क्लास 9th, बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, नॉट रॉन्ग मतलब, बट ये यू शुड डू दिस, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स हम लोग सारे ही फोकस जो है वो करके चल रहे हैं। आपको इस तरीके से जो है वो टेकअप करना है, ऐसे नहीं लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये भी सवाल आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब यहां पे बोला गया कि कौन कौन से विच राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखो यहां पे अपने को बेसिकली सोचना है कि कॉम्बिनेशन बने। अब कॉम्बिनेशन किसका बने, यहां पे बहुत सारे आपके सामने आयंस प्रेजेंट है। अब कॉम्बिनेशन कौन किसके साथ बना सकता है, बट ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव भी सिमिलरली रिपेल करेंगे, वो भी एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करेंगे। तो कॉम्बिनेशन किसका बन सकता है, कॉम्बिनेशन बेसिकली यहां पे बनेगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का एक साथ जो है वो मिलना। अब यहां पे देखो कॉपर अगर पॉजिटिव है तो और नेगेटिव कौन सा, कॉपर विल नॉट कंबाइन विद सोडियम एंड आयरन, इट कैन कंबाइन विद व्हाट, क्लोरीन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी जो है इसकी है। तो यहां पे देखो, यहां पे इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, और हम लोगों के पास कॉपर के कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, इट विल बी CuCl2। और कॉपर किसके साथ कंबाइन कर सकता है, सल्फेट के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो ये देखो कॉपर और सल्फेट 2 नेगेटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, इसकी जो चार्जेस हैं वो ये हो गए। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद 1-1 आ गया क्योंकि कॉमन रेशियो है, और हमारे पास कंपाउंड बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद कॉपर इवन फॉस्फेट के साथ भी कंबाइन कर सकता है। देखो कॉपर और हम लोगों के पास क्या है, फॉस्फेट है, 3 नेगेटिव और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी 2,
इसकी वैलेंसी 3, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, Cu3 हो जाएगा और फॉस्फेट आयन का जो है वो हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा। तो कॉपर हम लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर्म करेगा। कॉपर विल नॉट फॉर्म एनी ऑफ द कंपाउंड विद द सोडियम आयन, कॉपर विल नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विद द आयरन आयन। इनके साथ जो है वो कॉपर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कॉपर के कंपाउंड्स आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो बट ऑब्वियसली देखो सोडियम जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले से ही कंबाइन करेगा। देखो इन पे 1-1 चार्जेस थे, हम लोगों के पास जो कंपाउंड बन गया वो NaCl जो है वो फॉर्म हो गया। उसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो हम लोगों के पास सोडियम जो है वो अब सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। अब इनके ऊपर भी चार्जेस लिख दो जो है हमारे पास, तो ये इसके चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na2SO4 जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। ऐसी बात करते हैं सोडियम की और साथ में क्या फॉस्फेट की। सोडियम पे चार्ज है 1, फॉस्फेट पे है 3, तो ये इस तरह से कंबाइन करेगा। इट विल फॉर्म Na3PO4 जो है वो हम लोगों के पास ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये सोडियम के कंपाउंड्स जो है वो बन गए। अब हम लोग यहीं पे नीचे बना रहे हैं आयरन के कंपाउंड्स। तो आयरन और क्लोरीन कंबाइन करेंगे। आयरन पे 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, Fe1 से मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ FeCl3 जो है वो फॉर्म होगा। उसके बाद आयरन का सल्फेट के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो आयरन सल्फेट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्रॉस करोगे तो हम लोगों के पास ये बनेगा Fe2SO4 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्राइस जो है वो हो जाएगा। अब ये हम लोगों के पास जो है वो आयरन का बन गया क्या। और उसके बाद आयरन का फॉस्फेट की बात की जाए तो आयरन 3 पॉजिटिव है और फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज है, चार्जेस 3-3 है, सिंपलेस्ट रेशो में 1-1 है। कंबाइन करोगे तो हम लोगों के पास FePO4 जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा। तो आयरन जिसके साथ कंपाउंड्स बना रहा था कॉम्बिनेशन के अंदर और कंपाउंड्स के नाम, सोडियम जिसके साथ बना रहा था और कॉपर जिसके साथ बना रहा था, सारे ही हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बना दिए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आपको ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इसके अंदर कौन कौन से एनायंस और कैटायंस जो है वो आपको निकालने हैं, वो बताने पड़ेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एनायन जो है वो हम लोगों के पास एक नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशी होता है, आयन होता है। और हम लोग बात करें कैटायन की, तो कैटायन हम लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशी जो है वो होता है। तो CH3COONA, तो यहां पे देखो CH3COO नेगेटिव है इसके अंदर और Na पॉजिटिव है, ठीक है। ए पार्ट की बात की जाए तो इसको हम लोग जो है वो क्या नाम स्पेशल देते हैं, एसीटेट का आयन जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये सोडियम आयन जो है वो प्रेजेंट है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट की बात की जाए तो NaCl है, तो इसके अंदर देखो Na पॉजिटिव होगा और साथ में ही हम लोगों के पास Cl नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन के अंदर ना एक बॉन्ड इस तरह का बन रहा है कि ये एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड से मतलब क्या है, हम लोगों के पास इसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, नो आयंस इन हाइड्रोजन, मतलब H पॉजिटिव और H नेगेटिव काइंड के आयंस हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता। ये आयंस बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये ना मैं टर्म शायद आपको थोड़ा सा ना अब आगे मेरे को लगता है लेटर इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है, वहां पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि हाइड्रोजन H2 जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है वो आयनिक फॉर्म में नहीं कर रहा, आयंस के कॉम्बिनेशन से नहीं हो रहा, उसमें कुछ अलग तरह की बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है। बॉन्ड्स मतलब एक अलग तरह का अट्रैक्शन प्रेजेंट है जिससे एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये आपको क्लियर हो गया। और ये C पार्ट था। और D पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो NH4NO3 में हम लोगों के पास एक है NH4 पॉजिटिव और दूसरा है NO3 नेगेटिव। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, दिस इज अमोनियम आयन। और इसको हम लोग जो है
वो क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज जो है वो बताने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास है कैल्शियम और दूसरा कंपाउंड है फ्लोरीन। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ये आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के समझ सकते हो। तो यहां से कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो CaF2 जो है वो बनेगा। बी पार्ट पे मूव कर रहा हूं, हाइड्रोजन है और सल्फर है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बिल्कुल वाटर के जैसा ही कंपाउंड बन रहा है, तो जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास H2S जो है वो होगा। सी पार्ट की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास है। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो कंपाउंड हमारे पास नाइट्रोजन 1 से और हाइड्रोजन 3 से काफी स्पेशल कंपाउंड है, जिसको हम लोग जो है वो साथ में अमोनिया बोल देते हैं। ठीक है। डी पार्ट की अगर बात की जाए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज CCl4 जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। तो यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास है सोडियम और ऑक्सीजन। तो ये हो गया सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो यहां से जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होगा दैट इज Na2O। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। सिंपलेस्ट रेशियो में देखा जाए तो 2:1 हो गया, और हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हो गया दैट इज CO2, जिसको हम लोग अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बोल देते हैं। तो किस तरह से क्या कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये उसकी सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो वैलेंसी निकलती है उसके अंदर जो है वो छिपा हुआ है। आपको सिंपली जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जो हम लोगों के पास वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो नीचे लिख के और आपको क्रॉस जो है वो कर देना होता है। तो इस तरह से जो है वो आप सारे कंपाउंड्स को बता सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 16th की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट सिंबल। देखो कोबाल्ट का सिंबल है फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, कार्बन का सिंबल है कैपिटल लेटर, एल्यूमिनियम का सिंबल है ए छोटा एल, हीलियम का सिंबल बिल्कुल सही है, और सोडियम का सिंबल है Na। तो याद रखो जब भी हम लोग सिंबल्स जो है वो लिखते हैं हमेशा अगर सिंबल 2 लेटर से मिलके बना हुआ है तो उस सिंबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल ही आता है। दूसरा, अगर सिंबल सिंगल लेटर से बना हुआ है तो वो हमेशा आपको कैपिटल में ही लिखना है। स्मॉल कार्बन से जो है वो सी से जो है वो कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट जो है वो नहीं करते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो ऑफ द मासेस इन द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच ऑफ देम। ठीक है, तो यहां पे देखो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो कंपाउंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो है NH3। अगर यहां पे देखा जाए तो इसमें एक N और 3 H है। एक N का मास होता है 14 यूनिट्स और 3 हाइड्रोजन का मास है 3 यूनिट्स। तो इसके अंदर मास का जो रेशियो प्रेजेंट है दैट इज 14:3 का रेशियो जो है वो प्रेजेंट है। बी पार्ट के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास हम लोगों के पास है कितना, 16। अगर कॉमन रेशियो इसमें निकाली जाए तो 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3:4 जो है वो हम लोगों के पास कॉमन रेशियो। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 3 जा 4 4 जा, तो 4 पे जो है ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपको क्लियर है। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट्स, क्लोरीन का मास है 35.5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखो 35.5 यूनिट्स का रेशियो निकालना है,
तो 1 रेशो इसको लिख सकता हूं 71/2, क्योंकि रेशो कभी भी 1:35.5 में नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 35.5 को 71/2 लिख दो, तो इसका रेशो क्या हो गया 2:71 जो है वो हमारे पास मास हो गया हाइड्रोजन इस टू क्लोरीन का। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं 1:35.5 नहीं लिखना, क्योंकि रेशोज कभी भी हम लोग जो है वो फ्रैक्शंस में या पॉइंट्स में जो है वो नहीं लिखते हैं। तो ये 3 पार्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम फ्लोराइड की। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो एक चीज आप याद रखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसीज की वजह से ये आ जाता है AlF3 के बराबर जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो मास है और फ्लोरीन का जो मास है वो 27 आ रहा है, और फ्लोरीन का जो मास है वो 19 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 फ्लोरीन है तो ये 19 टाइम्स 3 जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो 27:57 जो है वो हम लोगों के पास मासेस का रेशो जो है वो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लोरीन्स जो है वो प्रेजेंट थे। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम और हम लोगों के पास क्या सल्फर। तो मैग्नीशियम और सल्फर का जो कंपाउंड बनता है दैट इज MgS बनता है, और MgS के अंदर अगर बात की जाए तो 24 यूनिट्स मैग्नीशियम है, 32 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास सल्फर हो जाता है। 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 8 3 जा 24 होगा, रेशो 8 4 जा 32 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो 3:4 जो है वो हमारे पास मासेस का रेशो जो है वो आ जाएगा। 5 के 5 पार्ट्स जो है वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और जो भी मासेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे लिख के आपको जो है वो समझा दिए। मैं ज्यूम कर रहा हूँ बेटा जी ये क्वेश्चन आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज। अब देखो इसके अंदर ना क्या कंफ्यूजन होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये गिवन है CO3 2 नेगेटिव, ये 2 नंबर्स गिवन है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला नंबर है ये वाला, ये नंबर ये बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो 3 नंबर में प्रेजेंट है। ये नंबर हम लोगों के पास क्या बता रहा है, ये नंबर बेसिकली हम लोगों के पास चार्ज बताता है जो ऊपर लिखा होता है। जो नीचे लिखा हुआ नंबर है पैरों में सबस्क्रिप्ट जो है वो उसको बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट हम लोगों के पास जो है वो एटम के नंबर्स की बात कर रही है, सुपरस्क्रिप्ट हम लोगों के पास ओवरऑल चार्ज की बात कर रही है। तो जब भी अपने को एटॉमिसिटी निकालनी है तो अपने को कंफ्यूजन इसको नहीं देखने का है, अपने को बिल्कुल भी, अपने को सिर्फ किस चीज पे ध्यान देना है, अपने को सिर्फ नीचे वाले नंबर पे ध्यान देना है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, दोनों मिला के हमारे पास 4 एटॉमिसिटी जो है वो होती है। इसको आपको ध्यान नहीं देना, यहां पे भी इस पे ध्यान नहीं देना। 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 5। 2 फास्फोरस हैं और 5 हमारे पास ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 7। 1 कार्बन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 2। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, या एटॉमिसिटी टर्म जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर ली हमने। पहले केस में 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 2 एटम्स जो है वो इसके अंदर रहने वाले। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद देखो what is the fraction of mass of water due to its neutrons। देखो वाटर का फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है H2O। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन इसके अंदर हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन इसके अंदर हमारे पास 1 है। प्रोटॉन्स की बात की जाए तो 2 प्रोटॉन्स इसके हाइड्रोजन की वजह से हैं और 8 प्रोटॉन्स इसके ऑक्सीजन की वजह से हैं। न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो ये 0 है हाइड्रोजन के अंदर और 8 ही न्यूट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट है। अगर टोटल मास निकाला जाए यहाँ पे वाटर का, तो मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 ऑक्सीजन का मास, विच इज 2 यूनिट्स प्लस 16 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 18 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब हमने निकालना है कि न्यूट्रॉन की वजह से क्या फ्रैक्शन है। तो न्यूट्रॉन का मास टोटल कितना है, 8 यूनिट्स है। तो फ्रैक्शन की बात की जाए हम लोगों के पास यहां पे, तो दैट इज द मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, और डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, कितना मास ऑफ
हमारे पास ओवरऑल वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात की जाए तो दैट इज 8/18। 8/18 क्यों किया? क्योंकि 8 हमारे पास न्यूट्रॉन का मास था, 18 हमारे पास टोटल मास था। तो इसका कॉमन रेशियो अगर हम लोग ले लें तो 4/9 फ्रैक्शन के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन का मास हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर सवाल जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब इसके अंदर अपने को जो है वो एटॉमिसिटीज निकालनी है और ईच ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी। ये हम लोगों के पास जो है इसके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक नंबर जो है ये हो गया हमारे पास 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास 3 होगी। तो दैट इज ट्राई एटॉमिक। N2O 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी भी 3 होगी। 2 कार्बन और 6 और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 8। तो 4 से ज्यादा वालों को ना हम लोग पॉली एटॉमिक बोल देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिसिटी इसकी होगी पॉली एटॉमिक। ये होगी टेट्रा एटॉमिक, 4 एटॉमिसिटी होगी। ये भी हम लोगों के पास टेट्रा एटॉमिक होगी। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन टोटल हो गए 4। उसके बाद ये हम लोगों के पास जो है इसकी एटॉमिसिटी होगी 14, पॉली एटॉमिक हो गया। इसकी एटॉमिसिटी 3, ट्राई एटॉमिक हो गया। इसकी एटॉमिसिटी 2 क्योंकि 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है तो डाई एटॉमिक हो गया। इसकी एटॉमिसिटी 5 तो पेंटा एटॉमिक बोल दो या पॉली एटॉमिक बोल दो। इसकी एटॉमिसिटी 1, मोनो एटॉमिक हो गया। इसकी एटॉमिसिटी भी 1 तो ये भी मोनो एटॉमिक जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इनको इनके एटॉमिसिटी के बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है? यू आर प्रोवाइडेड, हम लोगों के पास जो है वो फाइन व्हाइट कलर का पाउडर है जो हमारे पास क्या हो सकता है? शुगर भी हो सकता है और हम लोगों के पास सॉल्ट भी हो सकता है। तो इट कैन बी आइदर शुगर भी हो सकता है और हम लोगों के पास क्या हो सकता है? सॉल्ट भी हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा बिना चखे उसको कि वो कौन सी चीज हम लोगों के पास होगी? तो पहला काम आप कर सकते हो, उसको पानी में डाल दो। पानी में डाल के सॉल्ट जो है, जैसे सॉल्ट के अंदर NaCl होता है तो सॉल्ट जो है वो पानी में डाल के आयंस में चेंज हो जाएगा, जो हम लोगों के पास क्या करेगा? कंडक्ट करेगा किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। जबकि शुगर जो है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल होता है हमारे पास किसका? सुक्रोज का। सुक्रोज के अंदर इस तरह के आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज नहीं करेगा। तो इसीलिए पानी में मिक्स कर दो। जो सॉल्यूशन जो है वो एकदम आप प्योर वाटर लेके उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दो। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास कंडक्टिव है और वो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। जो नहीं कर रहा वो शुगर सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं, शुगर को आप गर्म कर दो, हीट कर दोगे तो शुगर जो है वो हम लोगों के पास इजीली मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है सोडियम क्लोराइड का। ये छोटा सा टेम्परेचर इंक्रीज पे ही शुगर जो है वो मेल्ट कर जाएगा। जबकि अगर अपने को सोडियम क्लोराइड को जो है वो मेल्ट करना होगा तो काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो आपको करना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों के पास क्या बोलता है? फाइंड द रेशियो बाय द मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हम लोगों के पास ये है, रेशियो निकालनी है इन सब एलिमेंट्स की। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक एक करके सारे पार्ट्स को जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 हम लोगों के पास ऑक्सीजन है। कैल्शियम का मास हम लोगों के पास 40 यूनिट्स होता है, कार्बन का मास हमारे पास 12 यूनिट्स है और ऑक्सीजन का मास 3 × 16 यूनिट्स जो कि 42 यूनिट्स है। अगर इसको सारे को टोटल किया जाए तो हमारे पास जो टोटल मास आ रहा है इसका वो 100 यूनिट्स के बराबर जो है वो आ रहा है, ठीक है। अपने को निकालना है हर एलिमेंट का रेशियो बाय मास। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना होगा? तो मास कितना है कैल्शियम का? 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है हम लोगों के पास? 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लो? 100। तो अपने को ये समझ में आ गया कि 40% तो बाय मास हमारे पास कैल्शियम प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की जाए तो 12/100 दैट इज द मास ऑफ कार्बन जो इस कंपाउंड के अंदर है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू में हम लोगों के पास 100 कर दो। तो यहां से पता लग गया कि 12% जो है वो कार्बन है। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए
तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 42 ग्राम है, तो सॉरी 48 ग्राम है यहाँ पे, तो 48 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 48% जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का मास जो है वो आ जाएगा। तो जो भी कंपाउंड लिखा है उसके सारे पहले जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो लिख दो, उनके सबके मासेस लिखो सामने, सबको ऐड करो और परसेंटेज जो है वो उस पर्टिकुलर एटम का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल, उस पर्टिकुलर कार्बन का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल कितना मास है, इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको सारे जो है वो समझ आ जाएंगे। अब यहां पे देखो C2H5OH, इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 6 जो है वो हाइड्रोजन है और 1 जो है वो ऑक्सीजन है। 2 कार्बन का मास इज 2 × 12 विच इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। 6 हाइड्रोजन का मास इज 6 × 1 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। 1 ऑक्सीजन का मास इज 16 × 1 विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास 16 यूनिट्स जो है वो हो जाएगा। टोटल मास की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास 46 यूनिट्स जो है वो टोटल मास इसका हो गया। ठीक है, तो 2 कार्बन थे 24, 6 हाइड्रोजन थे 6, ऑक्सीजन 16 थे, तो ये हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात की जाए तो हम लोगों के पास कितनी होगी, 2 कार्बन थे तो 24 यूनिट कार्बन, टोटल कितना था 46 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लो। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, हाइड्रोजन का मास कितना है 6 यूनिट्स था, टोटल मास कितना है 46, इनटू में क्या 100, ये हो गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या लेना है हमने 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है हमारे पास 46, इनटू में क्या है 100। तो इस तरीके से जो है वो आप इन सब की परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक एक करके कैलकुलेशंस अपने आप करते रहना, मैं अगले क्वेश्चंस पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। ये मैंने पहले कर दिया, अब मैं बी पार्ट जो है वो इसका टेकअप कर रहा हूँ। तो दैट इज मैग्नीशियम और क्लोराइड। इसके अंदर 1 मैग्नीशियम है जी और 2 जो है वो क्लोरीन है जी। 24 यूनिट मैग्नीशियम का मास होता है और 2 × 35.5 यूनिट विच इज इक्वल टू 71 यूनिट्स हमारे पास Cl2 का मास है। टोटल मास अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाए तो वो 95 के लगभग जो है वो बैठेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का परसेंटेज निकाल लिया जाए। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम की बात की जाए तो वो कितनी होगी, 24 यूनिट्स तो मैग्नीशियम का मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 95 था, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ऐसी अपने को परसेंटेज निकालनी है किसकी, क्लोरीन की। वो कैसे निकलेगी, 71 यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्लोरीन का मास था, टोटल मास 95 था, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 6 पार्ट्स हैं, वैसे तो ये सारे आपको समझ आ ही गए होंगे। ठीक है, ई पार्ट जो है वो मैं पहले कर रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन हार्मोनिया है, ये 1 नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसका 14 यूनिट्स हो गया। इसका मास जो है वो 3 × 1 3 यूनिट्स हो गया, 17 यूनिट्स टोटल मास हो गया हम लोगों के पास। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात की जाए तो 14/17 × 100 होगी और परसेंटेज ऑफ हम लोगों के पास हाइड्रोजन की बात की जाए तो 3/17 × 100 जो है वो हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो हो जाएगी। मैं ज़ूम कर रहा हूं, ये भी आपको जो है वो क्लियर है। सॉल्व करते रहना, लास्ट में मैं कैलकुलेशन सारी इसकी दे दूंगा। सी पार्ट जो है वो हम लोगों के पास H2SO4 है। इसके अंदर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 2 हाइड्रोजन बोले तो 2 × 1 यूनिट्स, 1 × 32 यूनिट्स और 4 × हमारे पास क्या 16 यूनिट्स। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा कितना 40, 16 4 जा 64 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 64 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास होगा। टोटल बात की जाए तो ये सॉल्व करोगे तो 98 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। 34 64 में ऐड करोगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को निकालनी है परसेंटेज ऑफ किसकी, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकलेगी। कितना मास है 2 यूनिट्स है, 98 टोटल मास है, इनटू में 100 कर लो, परसेंटेज आ जाएगी हाइड्रोजन की
सल्फर की परसेंटेज कैसे आएगी हम लोगों के पास, सल्फर का मास है 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास 98 टाइम्स 100, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे आएगी, 64 ऑक्सीजन का मास है, टोटल मास 98 है, इनटू में 100 कर दो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। इनको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशंस जो है वो हो जाएंगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी क्लियर है। नेक्स्ट एफ लास्ट पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इट इज कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, तो दिस इज CaOH ट्वाइस। एक कैल्शियम है जी, 2 ऑक्सीजन है जी, और 2 ही हाइड्रोजन है जी। कैल्शियम का मास होता है जी 40 यूनिट्स, ऑक्सीजन का मास होगा 2 × 16 यूनिट्स, और हाइड्रोजन का मास होगा 2 × 1 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 32, और ये हो गया हमारे पास 2। सॉल्व करोगे तो जी 72 यूनिट 74 यूनिट्स जो है ये हो जाएगा। कैलकुलेशंस देख लेना यार, मिस्टेक कई बार हो जाती है बोर्ड पे सॉल्व करते हुए। तो ये 32 2 ये 34 हो गया, और ये 74 टोटल हो गया। परसेंटेजेस निकालनी है अपने को। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम की। मास कितना है कैल्शियम का 40, टोटल मास यहाँ पे देख लो 74 आया था, इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैल्शियम का परसेंटेज निकल गया। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का मास है 32/74 × 100, हमारे पास इसका निकल गया। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना है 2/74 × 100 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो निकल गई। मैं अस्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसके लिए कौन सा जो है वो हम लोग SI प्रीफिक्स यूज करते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स जो हम लोगों के पास है। 10 की पावर 3 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, किलो। ठीक है, किलो जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 10 पावर -1 के लिए हम लोग जो है वो प्रीफिक्स यूज करते हैं डेसी। ठीक है, -2 के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सेंटी। -3 के लिए हम लोग जो यूज करते हैं मिली। ठीक है, तो -1 के लिए हम लोग यूज करते हैं डेसी। -2 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, सेंटी। ये मैं ना अभी आपको बता देता हूं सारा तरीका जो है। 10 पावर -6 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं माइक्रो। ठीक है, 10 पावर -9 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, नैनो। 10 पावर -12 के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, पिको। ठीक है, तो कौन कौन से SI प्रीफिक्सेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ये सारे जो है वो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, एक्सप्रेस करना है इनको अपने को, और मिलीग्राम में जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे ए पार्ट की बात करूं तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो छोटे से जब हम लोगों को बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में मतलब मिलीग्राम से अपने को जो है वो किलोग्राम में मूव करना। तो मिली का मतलब होता है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ग्राम हो गया। और उसके बाद हम लोगों के पास ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। ये तो देखो हमने मिली को कन्वर्ट किया, मिली के लिए हम लोगों ने जो है वो क्या कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिली में 1000 से डिवाइड करते हैं। और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों के पास ए पार्ट जो है वो हो जाएगा 5.84 × 10 पावर -3 × 1/1000 इज फॉर मिली एंड 1000 इज फॉर ग्राम, और ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम हम लोगों के पास हो गया। तो ये 10 पावर 6 बन जाएगा नीचे, जो कि ऊपर आके हमारे पास बन जाएगा 10 पावर -9 किलोग्राम जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये ए पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट बी पार्ट की अगर बात की जाए तो बी पार्ट है हम लोगों के पास 58.34 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने का एक बेस्ट तरीका है वो क्या, कि इसको 1000 से जो है वो आप डिवाइड कर दो किलोग्राम में। तो ये मैं ना इसको ऐसे टेकअप कर रहा हूं, एक जीरो में यहां शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब यहां से 3 जीरो में से एक डिवाइड कर रहा हूं। तो 5.834 टाइम्स 10 पावर -2 किलोग्राम जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। सी पार्ट की बात की जाए बेटा, ये सारा एक्सपोनेंट पावर का खेल है, इसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे मेरे को टेकअप करना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने कर लिया, एग्जाम्पलर में दिया हुआ था तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 584, ये सारे पॉइंट हटा के पहले मैंने 1000 कर दिया,
इनटू में ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने फिर से जो है वो क्या कर दिया, 1000 कर दिया। ये किलोग्राम हो गया। अब इसकी 2 जीरो मैं यहां मूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, विच इज 5.84, और बाकी 1 2 3 4, इसको 4 से जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इतने किलोग्राम जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट की बात करूं मैं, तो डी पार्ट जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, 5.8 क्या 73 इंटू 10 पावर माइनस 21 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये किलोग्राम हो गया, विच इज 5.873 टाइम्स 10 पावर माइनस 24 किलोग्राम जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं ये भी सारे पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है वो मैं ना बाद में टेकअप कर रहा हूँ लास्ट में, पहले ये क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं हम लोग। इसको देख लो जरा। इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स चेंज, दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जर्वेशन किस चीज का, ऑफ मास जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट्स का मास होगा, उसी को कॉन्जर्वेशन ऑफ मास हम लोग बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज, किसी भी एटम के ग्रुप के ऊपर हम लोगों के पास ग्रुप ऑफ एटम्स वर्ड यूज किया है, तो आयन की जगह हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या, दिस इज पॉली एटॉमिक, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं उसमें, और ये क्या बन जाएगा, आयन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ, इसका मास जो है वो आपको निकालना है। तो 3 इसमें कैल्शियम है, 2 इसमें फॉस्फोरस है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 इसमें ऑक्सीजन है। 3 कैल्शियम बोले तो 3 इंटू 40, 2 इंटू फॉस्फोरस का मास है 31, 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या 16, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 62, ये 62 हो गया, प्लस 16 जो है उसको हम लोग जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 जो है ये हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दो आप, यहां 0 आएगी, कैरी करो 1 10 11 और ये 3, तो यहां पे शायद 310 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास इसका मास आ जाएगा, 310 यूनिट्स। एक बार कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेना। वैसे मुझे लगता है 10 हो गया, 11 आया, 10 इसको करके आया, 11 1 कैरी किया 3, ठीक है, तो ये 310 यूनिट्स जो है वो इसका मास हो जाना चाहिए। द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की वैलेंसी जो है वो यहाँ पे 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। एंड अमोनियम सल्फेट, अमोनिया होता है हमारे पास NH4, सल्फेट होता है SO4, इसकी +1 इसकी -2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस टाइम्स SO4 जो है वो अमोनियम सल्फेट हमारे पास हो जाएगा, NH4 ट्वाइस क्या SO4, ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है, नोट कर लो इसको। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, मैं इसको ना एक सिंपल भाषा में आपको जो है वो इसको समझाता हूं। 2 तरह की चीजें हैं, एक हो रहा है हमारे पास क्या आयनिक, और एक हो रहा है हमारे पास क्या कोवेलेंट। देखो आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, एक स्पीशी ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशी को दिया, मतलब एक स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज आया, दोनों ने एक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, दोनों ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये एक फोर्स होता है हमारे पास फिजिक्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में लगता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बना जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं, जैसे NaCl हो गया, हमारे पास MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, तो ये सारे के सारे हम लोगों के पास जो है वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसमें एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो ना मेरे घर पे 4 कमरे हैं,
ठीक है, मैंने एक को दे दिया, एक दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, चौथे को दे दिया, मैं दानवीर हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल सकता है। अब मैं थोड़ी सी एडजस्टेबल नेचर को, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं यार, तू आ जा, मैं शेयर कर लूंगा, मैं तेरे साथ भी रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज द शेयरिंग। शेयरिंग जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर रहा है। मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, वो हम लोगों के पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया हम लोगों के पास जो है वो बन गया, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बन रहे हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जितने भी क्वेश्चंस थे मोल कॉन्सेप्ट से हटके, वो सारे के सारे हमने लेटेस्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो यार, काफी एफर्ट लग रहा है।